हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और हम आज शुरू करेंगे CGL अभी जो पिछले साल 2024 में हुए हैं। SSC 2024 में CGL का जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे आज हम। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, और पहली बात तो क्या है कि अब SSC का एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो प्रीवियस ईयर पेपर अब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये मैंने जो PDF है ये उठाई गगन सर के चैनल से, ठीक है, गगन सर के टेलीग्राम से, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, मैथ पे चलते हैं। ये रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद आज गया GK, एंड यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है मैथ, ठीक है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है, तो उनके घनों का योग और गुणनफल के 3 गुना के बीच अंतर क्या होगा। अच्छा, घनों का योग यानी 3 संख्याएं मान लो A + B + C, यानी इनका योग कितना दिया, A + B + C, ये हमको 18 दे दिया गया है। वर्गों का योग यानी कि A² + B² + C², हमें कितना दिया है, 36, ठीक है। कह रहा है घनों का योग यानी कि A³ + B³ + C³ और गुणनफल के 3 गुना के बीच अंतर यानी -3ABC, ये पूछा है। देखो ये इसका वैसे देखा, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है A + B + C ब्रैकेट A + B + C का होल स्क्वायर -3, नीचे लिख देता हूँ मैं, 3AB + BC + CA, ठीक है। अब यहाँ पे A + B + CA तो है, AB + BC + CA नहीं है, तो हम लोग उसको यहाँ से निकालेंगे, यानी A + B + C का होल स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर हमारा इक्वल होगा A + B + C का होल स्क्वायर, क्या होगा, A² + B² + C² यानी कि 36 + 2AB + BC + CA, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 -36, ये 36 को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा अपॉन में, ये वैल्यू किसकी है, AB + BC + CA की। तो 324 - 36 कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, 11 में 3 गया 8, 288, ठीक है, अपॉन 2 144, यानी AB + BC + CA की वैल्यू कितनी आ गई, 144। अब यहाँ हम रख देते हैं A + B + C कितना है 18, यहाँ 18 का स्क्वायर यानी कि 324 -3 × 144 AB + BC + CA, तो 3 × 144 कितना हो जाएगा, यहीं 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 3 × 3 1 4, यानी कि यहाँ माइनस में आंसर आएगा। माइनस कितना आएगा देख लेते हैं, 432 में से 324 गया 18 × माइनस का 432 में से 324, यानी 12 में से 4 गया 8, 12 में से 2 गया 0, एंड 4 में से 3 गया 1, 18 × 108, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा माइनस का 18 8 144, यानी 44 हासिल 1, 18 में 18 1 19, यानी माइनस का 144, इसका माइनस का 1944 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दूसरे पे चलते हैं हम लोग। 2 मित्र राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम को हम लोग लिख लेते हैं RM - RV, कितने का अंतर है, 7 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, राम की माता माया देवी, माया देवी को M कहेंगे हम, माया देवी की आयु और माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो माया देवी = 3RM, राम की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि RV जो है ये अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है, 4 × सोहम, सोहम को हम लोग SO लिख देते हैं, ठीक है। कह रहा माया देवी और सोहम की आयु में अंतर 65 वर्ष का है, यानी कि माया देवी माइनस सोहम, ये हमारा अंतर कितना है, 65 वर्ष का। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये RM - RV 7 दिया है, एक और इक्वेशन मिल जाए तो हम दोनों की उम्र निकाल लेंगे, इससे हम माया देवी की भी उम्र मिल जाएगी। मोहन माइनस सोहम, माया देवी माइनस सोहम की 65 दी गई, माया देवी = मैं 3RM रख दूँ, 3 × राम, ठीक है, माइनस सोहम = रवि/4 रख दूँ, RV/4,
यहाँ से इन दोनों से उठा के रखा है, ठीक है। ये कितना है 65। अच्छा 4 दिए 12 RM, 12 RM माइनस RB, 4 उधर जाएगा, 65 चौको कितना होता है 65 दूनी 130 दूनी 260। एक दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। पहली इक्वेशन RM माइनस RB दी हुई है, RM माइनस RB कितनी दी है 7। एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को, तो इससे ये कट जाएगा माइनस करने पे, तो 12 RM माइनस RM 11 RM, ये कितना है 260 में 7 गया 253। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी M इक्वल टू आ गया 23, RM इक्वल टू आ गया 23। अच्छा राम की जब 23 है, जो कह रहा है माया देवी की आयु कि राम से 3 गुनी है, तो माया देवी की आयु निकाल लेते हैं। 3 इंटू RM, 3 इंटू RM का मतलब 23 तिया 69, 69। तो इसका आंसर कितना आ गया 69, ठीक है। कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूरी का अंतिम 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल। देखो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, औसत चाल हमेशा क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, तो डिस्टेंस एक इमेजिनरी माननी होगी। तो इमेजिनरी मानने के लिए पता है क्या है कि इनकी तीनों की 40, 50 और हम ऐसा नंबर मानें, क्योंकि यहाँ टोटल टाइम के लिए हमें काटना ही पड़ेगा, तो इनका LCM को ही हम लोग मान लेते हैं। 40, 50, 60 का LCM कितना हो जाएगा 4, 5, 6 का LCM 4, 5, 6, मैं 4, 5, 6 से ही बात करता हूँ। 4, 5, 6 कोई नंबर ऐसा 4, 4, 5, 60 नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो एक के लिए डिस्टेंस 600, 3 जब भाग में बांट रही है, तो एक काम करता हूँ मैं इमेजिनरी डिस्टेंस मान लेता हूँ 1800, ठीक है 1800। इसका मतलब माना कि हमें उसने 1800 डिस्टेंस कवर की, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगी अभी यहाँ जाके, तो कितनी भी मान लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1800 मान लो, 3600 मान लो, 1800 इसलिए मान लो क्योंकि यहाँ पॉइंट का सिस्टम नहीं रहेगा। अब जैसे टोटल डिस्टेंस कितनी 1800, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम कैसा होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले डिस्टेंस कितनी कवर की 1/3, यानी 1800 का 1/3 600। किस स्पीड से, टाइम इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किस स्पीड से 40 की स्पीड से। अगली 600 की स्पीड, 600 डिस्टेंस किससे कवर की 50 की स्पीड से। अगली 600 डिस्टेंस किससे कवर की 60 की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस कुछ भी मानते कट ही जाता, मैं सिर्फ D मान लेता वो भी कट जाते, तो यहाँ 1800 की जगह 3D हो जाता, यहाँ D हो जाता। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आसान बनाना है, ठीक है। तो 1800 अपॉन 600/400, 600/40 15, प्लस 600/5 12, प्लस 600/6 10, यानी 1800 अपॉन 15, 12, 27, 10, 37, यानी कि यही हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब टाइम अगर ना हो तो 37 को थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि जब हम थोड़ा सा कम कर लेंगे 37 ये 36 कर देंगे, 1800 में हम थोड़ा सा कम कर लेंगे 36 कर देंगे, तो कंप्लीट 50 बार जाएगा। अब इसका मतलब हमने थोड़ा कम किया तो आंसर भी हमारा हल्का सा ही कम आएगा 50 से हल्का सा कम का आंसर यही है 48.65, ठीक है। ये दोनों कट गए। और फिर इसके बाद अगर नहीं है टाइम, अगर टाइम है तो अपना आराम से इसको काट के देख लेते हैं, ठीक है। 1800 को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 37 से, 4 जा 4 7 28, 2 4 12, 2 14, 10 में 60 गया 2, एंड 7 में 3 4 गया 3, ठीक 0, 4 8 32, तो 40 हो सकता 8 बार चला जाता, तो ये 8 बार चला जाएगा, 8 7 56, 5 8 3 24 5 29, 48 आंसर में आ रहा है, जो कि पहला ही आंसर, जो कि आंसर ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, ओके 19 नवंबर को। पहली बात तो अगर इतना बड़ा लैंग्वेज दिया है चुपचाप बाद में करो आके, बाद बाकी जो क्वेश्चन सिंगल लाइन या डबल लाइन वाले हैं उनको पहले करो जाके, जो आसान क्वेश्चन है इनको बाद में करो आके, ठीक है। खैर फिर भी
19 नवंबर को कुछ सामान खरीदा और बिल बना 5,480। 5,480 ओके। उसने 10 नवंबर को भी कुछ खरीदा था जिसका बिल बना था 9800, 9,800। ठीक है, इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया। अच्छा, इसका मतलब 19 नवंबर को उसने दोनों बिलों का भुगतान किया, 10 नवंबर वाले का भी और 19 नवंबर वाले का भी। ठीक है, अब कुल राशि का नगद भुगतान किया। ठीक है, कह रहा है डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट। 10 दिनों के भीतर किसका भुगतान किया था? 10 नवंबर वाले का। इसका मतलब 10 नवंबर वाली राशि कितनी है? 98 पे उसको 2% का डिस्काउंट देगा। और आगे क्या कह रहा है? और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट। इसका मतलब खरीद का समय कौन है? 19 नवंबर को कौन सी खरीदा था? 5,480। यहाँ पर उसको 5% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो कह रहा है 19 नवंबर को भुगतान कितनी राशि भुगतान की गई है। ठीक है, देख लेते हैं। 5480 में 5%। देखो 5480 का 10% क्या होगा? यहाँ स्मार्ट अप्रोच। 5480 का 10% क्या होगा? 548। तो फिर आधा कर देते हैं क्योंकि 5% निकालना है। 548 का आधा तो 0.2 कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। इसका मतलब 5480 में से यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5480 में उसको 274 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे आगे। 9800 पे 2% का डिस्काउंट। 9800 का 1% क्या होगा? 98। 2%, 9800 का 2% कितना होगा? 196, क्योंकि 9800 का 1% 98 होगा, 2% 196। इसका मतलब 9800 पे किस तरह की डिस्काउंट इसको मिल जाएगी? 196 की। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, और 7 में से 1 गया 6, 9। इसका मतलब इसमें से उसने 9604 रुपये भरे थे। यहाँ 0, 8 में 7 गया 1, 4 में 2 गया 2 और 5। ठीक है, यहाँ उसने 5210 रुपये भरे थे। ठीक है, 4, 1, 6, 2, 8, 9, 5, 14, 14,800। सही ना? कुछ गलती हुई है क्या? 274 थे, सॉरी, यहाँ पे 274 थे। 10 4 गया 6 और 7 में 7 गया 0। 5206, 5206 4 10, 14,810 रुपये उसने भरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मनी बैग में 5 रुपये 10 रुपये, 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं। 1, 5 और 10 कैसे हैं? 3, 5, 7 के अनुपात में। तो 1 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपये 3 बन गए। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपये हो गए। 10 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 70 रुपये हो गए। इसका मतलब रुपये कितने हो गए? 25, 28, 20, 70, हाँ 28, 25, 28, 70, 98, 98 रुपये बन गए। और राशि एक्चुअल में कितनी थी? 980, यानी 98 की ही वैल्यू उसने दे दी 980, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। कह रहा है 10 के सिक्कों की संख्या, 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है? 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 70। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है। 750 मीटर वाली वृत्ताकार दौड़ में एक्स वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर 9 किलोमीटर और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। ओके, दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस। अगर दोनों अलग दिशाओं में दौड़ते तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाती, लेकिन एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। इसका मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी? 4.5। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बार कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 750, क्या हो रहा है? 700, इधर लिख देता हूँ 750। टोटल डिस्टेंस कितनी है? वो टोटल स्पीड कितनी है? 4.5, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ऊपर मीटर में है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते। 5/18, तो 5 इधर नीचे, 18 नीचे आता। ठीक है, तो काटते हैं इसको। पहले पॉइंट हटा ही लेते हैं। 7500 इंटू 18/45 इंटू 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पुनः 45, 5 25 दिया 75, 300 दूनी 600 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 600 सेकेंड। नेक्स्ट है, किरण ने 2 व्यक्तियों के लिए 4000 का एक भाग 8% प्रतिवर्षी दर से, शेष भाग 10% प्रतिवर्षी दर से उधार दिए और 352 का सारा ब्याज मिला। मैं कह रहा हूँ उसको अलग अलग नहीं, मैं दोनों को ही 8% पे दे दूंगा। तो 4000 का
8% कितना हो जाएगा 320 रुपये। ठीक है, 8%, 8/100, 800 को 320 रुपये। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए मिल रहे हैं ब्याज में 52। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं 32 रुपये। और 32 रुपये किस लिए एक्स्ट्रा बने, क्योंकि यहाँ को भी जो हमने 8% मान लिया था एक्चुअल में 10%, इसका मतलब 2% एक्स्ट्रा हो रहा है। और ये 2% किसका एक्स्ट्रा हो रहा है बाद वाले भाग का, 10% भाग का। तो 10% वाले भाग का हम 100% निकाल लेते हैं। 2 से काट दो 16, यानी 100% जो बाद वाला भाग आया था उसकी वैल्यू है 1600। 10% की दर पे जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई 1600। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी तल पर 3 बिंदु हैं, एक्स वाई बराबर 11, वाई जेड 13 और एक्स जेड 24, तीनों से गुजरने वाली की संख्या। ठीक है, किसी तल पर, एक तल पर तीनों बिंदु हैं एक्स वाई बाई जेड। एक्स वाई कितना है 11, वाई जेड 13, तो एक्स जेड यहाँ से देखो 24। और तो इसका मतलब इससे यहाँ ये प्रूफ होता है कि ये जो एक्स वाई जेड तीनों बिंदु हैं ये एक ही लाइन में है। और जब एक ही लाइन में है तो इससे कोई भी वृत्त एक साथ तीनों बिंदुओं पर नहीं निकल सकता। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर कितने, ये 40, ये 80, ये 120, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ये 240। ठीक है, तो 4 सिंह 24, 8 थी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, कह रहा शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने मिनट बाद क्यू आर को बंद करना है। इसका मतलब कितने मिनट बाद क्यू आर को बंद करना ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। इसका मतलब आधे घंटे यानी 30 मिनट, पूरा 30 मिनट किसने काम किया है पी ने। बंद किसको किया गया है क्यू आर को, तो पी ने बंद किया है। तो इसका मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी अच्छा है, यानी पूरे आधे घंटे 180 काम उसने किया है पी ने। तो काम था कितना 240, तो बचा कितना 60 काम। 60 काम बचा है, इसको कौन करेगा, जितनी देर क्यू आर रहेंगे ये करेंगे। अब क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5। इसका मतलब इन लोगों ने 12 मिनट ही काम किया, उसके बाद कौन काम कर रहा है ए कर रहा है, वो पी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 12 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ गया, ठीक 12 मिनट। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सी 47 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9, 9 और 9। सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9। ठीक है, इसको ही हम 47 से डिवाइड करते हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हटा देंगे। 47 दूनी 94, 5 9 तारा 47 एकम 47, 2 और 1, फिर 9 ताले 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 47 दूनी 94, 9 में 4 गया 5, 12 में 9 गया 3, 9 4 ने 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56, मतलब 5 37 8 भी ज़्यादा हो जाएगा 7, 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, 0 3। इसका मतलब ये जो 30 एक्स्ट्रा बच रहा है ये अगर ना होता सबसे बड़ी संख्या में, इसमें 30 ना होता, ये 47 से डिवाइड हो जाती, तो हम 30 ही माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 18 और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। एक ये वृत्त हो गया, एक ही हो गया। इनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो अगर वृत्त चिपके होते हैं, ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है 2√r1 एंड r2, r1 r2, 2√r1 r2। ठीक है, 2r1 कितना है 18, r2 कितना है 12। तो इनमें से जो स्क्वायर रूट निकल सकता है निकाल लेते हैं। इसको मैं 9 × 2 कर देता हूँ, इसको 4 × 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा तो 3, 4 बाहर आ जाएगा तो 2, अंदर कितना बचा 2 3 6, 3 6 2 12√6। ठीक है, ये +1/8 12 है, तो स्क्वायर +1/, यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है p² - 2 144 - 2 142। ठीक है, 10 मीटर लंबा खंभा एक क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए
ए बी पर तिरछा टिका हुआ है। ओके, खंभा कितना है 10, यहाँ खंभा ऐसा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। खंभे की पात से दीवार तक की दूरी, इसका मतलब ये पूछा है। देखो एक बात बताएं, ये 30, अगर कोई मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 30, 60, 90 ये बनते हैं। तो 30 एंगल के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होती है, 60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली 2। तुमसे कह रहा है दीवार से 60 कहाँ, 60 के सामने वाली कौन सी भुजा है √3, तो मैं √3 की वैल्यू चाहिए और तुमको 90 ही है ना, 90 के सामने वाली भुजा 10 की वैल्यू दी गई। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू तुमको 10 दी गई है, तो 1 यूनिट तुम्हारा आ जाएगा 5, तो √3 यूनिट आ जाएगा आपका 5√3। ठीक है, बाकी ये टाइम बचाने के तरीके हैं, इस चीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 45 और 90 है, तो ये हमेशा क्या होता है 45 सामने 1 यूनिट, 45 सामने 1 यूनिट, 90 के सामने √2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। इस प्रत्येक के शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई बराबर त्रिज्या वाले वृत्त को, अच्छा तीनों पे बना। इसका मतलब ये अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई का आधा मान के, इसका मतलब एक ऐसा वृत्त बनाया गया है, एक ऐसा बनाया गया है और एक, ठीक है, ऐसा बनाया गया। तो कह रहा है कौन सा त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इसका मतलब अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों का, तीन मतलब सर्किल का, इन सर्किल की डिग्री कितनी है 60 यानी 180 डिग्री के जो त्रिभुज का वृत्त का हिस्सा बन रहा है उसको हम माइनस कर दें तो बचेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी भुजा यानी 28 इंटू 28। इसमें से हम माइनस कर दें, किसको माइनस करेंगे, एक मतलब ये 3 वृत्त है ना, वृत्त के एक कुछ हिस्से हैं 60 यानी 180 डिग्री वाले एक वृत्त का 180 डिग्री पे हिस्सा। एक वृत्त पूरा πr² किस पे होता है 360 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा πr² अपॉन 2, क्योंकि 360 डिग्री पे πr² पूरा बनता है, तो 180 डिग्री पे आधा बनेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2, पाई कितना है 22/7, आर कितना है एक। अब जब हम आधा हिस्सा ले रहे हैं, कह रहा है आधी लंबाई, तो 14, तो πr² 14 इंटू 14। ठीक है, 7 दूनी 14 से 1 14 चला गया, 4 7 28। एक काम करते हैं, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में से 28 कॉमन आ रहा है, देखो इससे 28 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा √3 की वैल्यू तुमको 1.73 दी गई है, तो 1.73 को मैं 7 से यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1.7 दिया 21, 2 7 3 4 2 51, 5 7 1 7 5 12, सही है, 7 21 2 7 3 4 2 51 5 1 7 5 12। अंदर तुम्हारा कितना बचा 12.11 माइनस यहाँ 14 और 22 से 2 उधार ले लेंगे, 14 नहीं 28 बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा 11, यानी 28 इंटू 12.11 में से 11 चला जाएगा तो तुम्हारा 1.11 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 111 को 28 से, 8 8 8 2 2 2, यहाँ कितना 8 8 2 10, 8 2 10 11, 2 1 3, 2 के बाद पॉइंट लगाए तो 31.08 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15/3 इंटू 2 ऑफ, तो ठीक है मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता चलूँ डायरेक्ट, 3/2 यानी 15/3/2 3 दूनी 6 इंटू 2 प्लस 9/18 36 इंटू 4 माइनस 4/8 इंटू 2, 2 3 6 3 5, यहाँ 5 बचा, 4 9 36, 9 से 9 कट गया 1 बचा, 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया 1 बचा, ये दोनों कट गए, आंसर बचा 5।
ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों सर्वांग सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखो सर्वांग सिद्ध करने की एक तो ऐसे एस होती है साइड एंगल साइड, एक ए ऐसे होती है एंगल साइड एंगल, एक एस 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 होती है, ठीक है, एक आर एच एस होती है, यही चार होती है पॉइंट, ठीक है। और ये एंगल 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 नहीं होती, डबल एंगल अगर दिया जाता तो वो हो जाती, एंगल 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 कोई वो नहीं होती है मान, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही नहीं होगी। 2 + tan² 2a + cot² 2a sec 2a अपॉन, ठीक है। एक बात बताओ, देखो 2 है, ये दोनों को दे दो, एक 1 + tan² को दे दो और इसको दे दो, तो 1 + tan² a क्या हो जाता है sec² a, sec² a 2a, ठीक है, प्लस 1 + cot² a cosec² 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a है sec 2a इंटू cosec 2a। अब ये दोनों को बराबर बांट देते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर सेम डिनोमिनेटर दे सकते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, sec² 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a प्लस cosec² 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है। sec² का एक पावर ऐसे चला जाएगा, cosec 2a का एक पावर ऐसे चला जाएगा, यानी sec 2a अपॉन cosec 2a बचेगा। sec 2a अपॉन cosec 2a होता है tan 2a, sec 2a से मतलब ये ऐसे होता है, sec क्या होता है 1/cos और cosec क्या होता है 1/sin, sin ऊपर जाता है cosec नीचे, तो sin अपॉन cos tan होता है। तो ऐसे ही sec अपॉन cosec tan 2a प्लस cosec अपॉन sec cot 2a। अब ये आंसर तो है नहीं, आंसर तो तुम्हारा sec 2a उसमें है, इसको बदल लेते हैं sin 2a अपॉन cos 2a cos 2a, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos 2a अपॉन sin 2a, दोनों का एलसीएम sin 2a इंटू cos 2a हो जाएगा, sin 2a इंटू cos 2a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई sin² 2a 1 sin² 2a प्लस का इधर क्रॉस का मल्टीप्लाई cos² sin² 2a प्लस cos² 2a 1 अपॉन sin 2a आ जाएगा cosec 2a और 1 अपॉन cos 2a sec 2a। इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए ये आंसर मल्टीप्लाई होना चाहिए। चेक करना एक बार, जो पेपर आया था मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए कि 0 डिग्री t जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। देखो sin t इज नॉट इक्वल टू, अरे 45 पे तो दोनों ही इक्वल होते हैं, तो ये तो कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। t 45 से छोटा है, मान लो 30 है, sin 30 से 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, सीधी सी बात 1.73/2 इनमें से कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, यानी cot बड़ा होगा, कतई नहीं हो सकता। यहाँ भी 30 मान लो, cot बड़ा होगा तभी ये होगा। और t 45 से बड़ा अगर 60 है तो sin 60 √3/2 होता है, और ये 1/2 होता है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, जो कि दिया है 1232, ठीक है। और ये 1/3 हो गया, पाई क्या है 22/7, r हमें पता नहीं तो r², h कितना दिया है 24, ये आपका आ गया 1232। इसको यहीं काटते हैं, 24 यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा 32, यहीं काटते हैं, 4 से काटो, 4 से 24, 4 दिया 12, 0 4 8 32, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 14 बार चला गया, 3 2 बार और 2 इसको 7 बार काटेगा, यानी r² आपका आ गया 7, और ये वाला 7 ऊपर जाएगा इंटू 7,
यानी आर आपका आ गया 7 ही। कह रहा है संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। तो हमारे पास एल नहीं है, देखो यहाँ पे 7 है रेडियस, हाइट है 24, ये शंकु का आधा हिस्सा ऐसा बनता है, ये 7 है, 24 है, तो इसका ट्रिपलेट क्या कहता है 7 24 25। इसका मतलब एल तुम्हारी 25 होगी। तो यहाँ पे रख देते हैं। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, एल प्लस आर कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 32। 7 से 60 कट गया, 32 इंटू 22, 32 दूनी 64 और 64 4 6 4 10 6 7, 704 आंसर आ गया। ठीक है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। गणित और सांख्यिकी विभाग में कुल पुरुष शोधार्थियों का, यहाँ महिलाएं दी गई, टोटल 35 हैं, महिलाएं 12 हैं तो पुरुष हो जाएंगे। गणित का पूछा, गणित पे चलते हैं। यहाँ टोटल 18 हैं, महिलाएं 4 हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे 14। सांख्यिकी में टोटल 12 हैं, 3 महिलाएं हैं तो 9, तो 14:9। ठीक है, ये हमारा 14:9 हो गया। इसमें दिया गया है 2014 में स्कूल ए बी सी की औसत बिक्री 2014 ए बी और सी यानी 7 6 7 8 15 और 3 18 185। ठीक है, और 2013 में स्कूल ए सी एफ यानी ए सी एफ यानी 5 6 11 और 4 15 150। सीधा डायरेक्ट कितना प्रतिशत पूछा है तो 150 अपॉन 185 इंटू 100। इस क्वेश्चन को मैंने रीचेक किया था, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी है। यहाँ पे ये पूछा था 2014 स्कूल ABC की औसत बिक्री से 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री कितना है। ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है इसलिए 150 ऊपर आएगा। 5 से काट देते हैं, 5 × 15 0, 5 × 15 5 × 35, 3000 को 37 से डिवाइड करते हैं, 4 × 7 28, 4 × 8 32, तो 8 के आसपास जाएगा। 8 × 7 56, 5 8 दिया 24 और 5 29, 4 बचा 0, तो 37 एकम 37 या 81 पॉइंट समथिंग तो वैसे भी चलेगा क्योंकि अभी यहाँ 3 बचा है, तो 81.08। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार कारों का औसत उत्पादन कितना कम है। यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, पहले इनका औसत उत्पादन आपस में निकाल लेते हैं और बी प्रकारों को पहले ही निकाल लेते हैं। 680 और 620 1300 हो गए, 6 8 12 1300 हो गया, 7 5 1290, तो 9 3 2 5 1 1 2, ये टोटल हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 24 1 बचा, 4 × 16 3 4 7 28, 4 5 32। इसका मतलब बी का जो है औसत आ गया 647.5। ठीक है, ए का निकाल लेते हैं। 840 760 कितना आ जाएगा, 8 7 15 1600 आ जाएगा। ठीक है, 9 8 1700 आ जाएगा। ये तुम्हारे 3300 हो जाएंगे। 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 1 बचा, 4 दूनी 8, इसका आ जाएगा 825। इसका निकाल लेते हैं, 1000 और 1200 2200 और 0 9 6 15 8 9 17 1 18 0 5 8 2 10 2 1 3 1 4। इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 22। इसका मतलब सी का आ रहा है आपका 1012.5। ठीक है,
कह रहा है ए सी बी प्रकार की कारों का संयुक्त औसत उत्पादन, इसका मतलब अब इन दोनों का भी औसत निकालना है ए और सी का। तो 825 में ऐड कर देते हैं 1012.5, ठीक है। तो 5 5 2 7 2 1 3 8 1, ठीक। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ पॉइंट लगा था, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि इस औसत उत्पादन से 918.75 से हम बी का औसत उत्पादन माइनस करेंगे 647.5 को। तो यहाँ 5, यहाँ 2, 8 में 7 गया 1, 11 में 4 गया 7, 8 में 6 गया 271.25 बचा, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। एक अंकित मूल्य 65% की छूट और दूसरी क्या है 30% 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 है। देखो एक तो 65% की छूट हो गई, एक 30 और 40, दोनों जब दो छूट दी जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी 30 + 40 70 माइनस 4 दिए 1200, 1200 अपॉन 10, 1200 अपॉन 100, 70 में 12 58, ठीक है। हाँ तो ये एक में पहले जी जा रही 65% छूट, दूसरे में जा रही है 58% छूट, और डिफरेंस कितना है 105 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 7 का। 7% आपका आ गया 105, 7 एकम 7, 7 × 35, 1 यूनिट की वैल्यू 15 और अंकित मूल्य 100% की वैल्यू 1500, ठीक है। AC अनुपात PD है, AC यानी 25/x मान लो, 25/x, A/C, ओके उल्टा A/C यानी 25/30 बराबर B/D यानी 40/x मान लो। 5 5 जो 25, 5 6 36 का मल्टीप्लाई 8 किया तो यहाँ भी हमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। प्रिया अपने स्कूटर को 42 चैलेंज बेचकर विक्रय मूल्य के 6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत, जब प्रतिशत पूछा जाए तो इसका कोई काम नहीं। विक्रय मूल्य देखो यहाँ CP होता है, यहाँ SP होता है, यहाँ विक्रय मूल्य का 1/6 यानी कि जो 6 है आपका SP है और प्रॉफिट हो रहा है ये P है। CP क्या होता है, CP होता है SP माइनस प्रॉफिट, यही होता है, ठीक है। SP माइनस प्रॉफिट, इसका मतलब CP यहाँ से कितना 6 - 1 5 और CP 6, एक्चुअल लाभ प्रतिशत कितना होगा 1/5 × 100 यानी कि 20% का। तो ये सीजीएल का जो 10 सितंबर का पेपर था इसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का कोई मतलब चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करें तो हम उस पर भी देखेंगे। और अभी मैं NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ओके, टेक केयर।